हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनिंजोइंसेफेलाइटिस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ये जो बीमारी है वो हमारे रीढ़ के हड्डी से और दिमाग से जुड़ी है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल गर्दन में एकदम जो है बहुत ज़्यादा ही दर्द रहना, आपको जो है पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, चक्कर सा आना, झटके उटके आना और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी लगना, दिमागी थोड़ा हालत सही नहीं रहना, बहुत परेशान रहना, तो ये सभी दिक्कतें इस बीमारी में हो सकती हैं। आपको ज़्यादा नींद आएगा, बेहोश हो जाएंगे, अचानक से गिर जाएंगे। तो आपको ये सारी कंडीशन के बारे में पता होनी चाहिए कि आखिर ये किस बीमारी के चलते ये सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप जुड़िए शुरू से अंत तक, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होते हैं? तो मेनिंजेज क्या हैं? तो मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यानी मेरुदंड को और हमारे जो दिमाग है उसको ये प्रोटेक्ट करती है, ऊपर से ढके रहती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? जैसे नारियल है, नारियल के ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर जो होता है वो बहुत ही टफ़ होता है और अंदर जो है वो नारियल होता है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन है और उसके ऊपर की हड्डी है और उसके बीच में क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जो कि मेनिंजेज होता है। मेनिंजेज में 3 लेयर्स होते हैं, वो कौन कौन? तो ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और जब आपका ब्रेन में, दिमाग में, ब्रेन के पेरेन्काइमा में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। और जब आपका ब्रेन में और मेनिंजेज में दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। अब हमारा नेक्स्ट है कि क्या कारण है ब्रेन में यानी हमारे दिमाग में और मेरुदंड के जो कवरिंग है उसमें इन्फेक्शन होने का? तो इसमें कारण बहुत हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, ब्रूसेला नामक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं। इन्फेक्शियस है ये। नॉन इन्फेक्शियस में अगर चोट लग गया, ब्लीडिंग हो गई, जमा हो गया वहाँ पे, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। कोई इंजरी हो गई दिमाग में, उससे इंजरी हो सकता है। मैलिग्नेंसी, अगर ये कार्सिनोमा स्थिति है, कार्सिनोमा कंडीशन है, अगर कैंसर बन रहा है तो उस कंडीशन में भी दिक्कतें हो सकती हैं। वायरस में कौन कौन से वायरस हैं? तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया में आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो भी बहुत कॉमन है इस बीमारी को करने के लिए। तो बैक्टीरिया में ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारे कुछ एजेंट हैं जो कि मेनिंजोइंसेफेलाइटिस का कारण बनते हैं, इस बीमारी को कॉज करते हैं। अब आपका नेक्स्ट है कि रूट्स ऑफ एंट्री, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैथोजेंस हैं, वो कहीं ना कहीं से तो हमारे शरीर में घुसते ही हैं। अब आप खाना बिना ही मुंह से लिए आप कैसे खा लेंगे? कहीं ना कहीं से तो वो आएगा, तभी तो आपके पेट में जाएगा। तो यही चीज़ है इस बीमारी के लिए, कहीं ना कहीं से तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी एजेंट है, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो ये हो सकता है कि हमारे नाक से और मुँह से एंटर कर जाए। समझ रहे हैं? नाक से या मुंह से भी आ सकती है, जिसमें मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस जो है वो नाक से या मुंह से एंटर कर सकती है। अब है आपका कि ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई मच्छर काट दे हमें तो वो हमारे खून में डायरेक्टली घुस सकता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजेन है। डायरेक्ट एक्सटेंशन, यानी कि कहीं चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, कोई दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाता है, जिससे हमारे जो चेहरे की हड्डी है, फेशियल बोन है, और जो फ्रंटल बोन है, आगे की हड्डी है सिर की, उसमें चोट आ जाता है। और नेक्स्ट है कि CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि अगर ड्यूरल टीयर हो गया है या फिर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एनेस्थीसिया देने के टाइम में अगर आप पूरे स्टेराइल तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन यूटेरो भी हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे के शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू जो है इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसके कारण जो है ये जो है शरीर में एंटर करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये कैसे कैसे ग्रो करती है और अफेक्ट करती है हमारे दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड को।
तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का देखें तो बैक्टीरिया सबसे पहले एंटर करेगा, आसान भाषा में समझते हैं तो बैक्टीरिया सबसे पहले एंटर किया, नाक से मुंह से एंटर कर सकता है, ठीक है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट किया है, ठीक। अब क्या होता है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया, सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में एंटर कर गया, खून में, फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करने दौड़ा, ठीक है। वहाँ दौड़ा तो क्या हुआ, ये पहुँचा कहाँ, तो सब एरेक्नोइड स्पेस में, वहाँ जाके ये अपना संख्या बढ़ाने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, ठीक है, अपना संख्या बढ़ाने में लग गया। अब क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं जिसका परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, तो साइटोकिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है उन्हें रिलीज कर देता है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन करने ही तो आए हैं बैक्टीरिया, तो अब इन्फ्लेमेशन बचाने के लिए साइटोकाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो गए। अब क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीक करते हैं और इसके कारण जो होता है हमारे ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण भी हमारे ब्रेन में इंजरी हो सकती है और सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। तो यही क्या है, तो मेनिंजाइटिस में मेनिंजाइटिस हो जाता है, यानी हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड पे इन्फ्लेमेशन हो गया। तो यही है पैथोफिजियोलॉजी। अब आपका नेक्स्ट है कि आपके जो मेनिंजेज हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्रेन में हो गया, तो अब करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, पहले हम लोग समझे तो कि क्या क्या लक्षण आएंगे, तो क्या क्या जांच करवाएंगे, तो पता चलेगा कि ये बीमारी है, तब ना इलाज करेंगे। तो सबसे पहले लक्षण के बारे में समझते हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो बुखार आएगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार आता है, टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, यानी ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सिर में इन्फ्लेमेशन है। आप जो है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपकी दिमागी हालत कुछ समय के लिए हो सकता है सही ना रहे। मेंटल स्टेटस यानी वही कह रहे हैं कि दिमागी हालत जो है सही नहीं रहेगी, बदला बदला रहे, कभी आप सही से बात करेंगे, कभी उटपटांग बात करेंगे, आपको उल्टी सा महसूस आएगा, आपको जो है झटके भी आ सकते हैं, अचानक से आप गिर सकते हैं, झटका आ सकता है, आपको लाइट से बहुत ज़्यादा जो ब्राइट लाइट है, बहुत तेज़ जहाँ प्रकाश है वहाँ से आपको हिचकिचाहट होगा, डर लगेगा, फोटोफोबिया हो जाएगा। आप जो है अगर मेनिंजाइटिस होता है आपको, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है रैशेज आ सकते हैं, स्किन पे रैशेज, दाग हो सकता है धब्बे धब्बे से। तो ये कब होगा, तो जब आपको मेनिंजाइटिस नामक जो है पैथोजेन आपको अफेक्ट करेगा तब। गर्दन जो है न्यूकल रिजिडिटी हो सकता है, न्यूकल रिजिडिटी का मतलब है कि नेक स्टिफनेस, आपको जो है कड़क लगेगा गर्दन, वहाँ आगे पीछे झुकाना बहुत दिक्कत होगा, अगर आप खाना खाने के लिए नीचे कर रहे हैं या फिर पीछे देखने के लिए ऊपर कर रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दर्द होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव कर्निक साइन। तो पॉजिटिव कर्निक साइन में क्या है, तो इसमें क्या होता है आपका कि एक मरीज है उसको सीधे सुला देना है, सुपाइन पोजीशन में लिटा दिए, उनका जो घुटना है, घुटने के पास वाला जो रीजन है उसको 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऐसे उठा देना है। उसके बाद क्या करना है, उनके आगे का जो हिस्सा है पैर वाला उसे उठाकर देखना है, अगर मरीज को दर्द होता है तो ये क्या है, ये कर्निक साइन है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन के टाइम में दर्द होता है मरीज को तो ये क्या है, घुटने के पास जब दर्द हो रहा है उठाने पे तो ये कर्निक साइन है। तो कर्निक साइन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो मेनिंजाइटिस को जानने के लिए। उसके बाद है ब्रुडजिन्स्कीज़ साइन। ब्रुडजिन्स्कीज़ साइन में क्या होता है कि मरीज को सुपाइन पोजीशन यानी कि सीधे लिटा दिए हैं और फिर क्या करना होता है कि उनका जो गर्दन है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना होता है। अगर आप उठाते हैं और वो अपने कमर को और जो घुटने का आसपास का रीजन है उसको अगर उठाने लगते हैं तो समझिए कि ब्रुडजिन्स्कीज़ साइन पॉजिटिव है और मरीज को मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोइंसेफेलाइटिस नामक डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, ये दोनों साइन समझ गए कि कर्निक साइन क्या है और ब्रुडजिन्स्कीज़ साइन क्या है। नेक्स्ट है अब जांच कौन कौन सा करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी तो करवाना है, आप अपने मन से इलाज तो कर नहीं लेंगे बस ये सब देख के, तो जांचें करवानी है ताकि कंफर्म हो सके कि दिक्कत क्या है एक्चुअल में। तो इसमें आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है जिससे कि इन्फेक्शन का पता चल जाए, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स का आपको पता चलेगा, ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अगर लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल बढ़ा रह रहा है तो समझिए कि इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में चेक करवा लेना है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब सही है कि नहीं है। रैंडम ब्लड शुगर
और HbA1c यानी शुगर की कुछ जांचों को करवा लेना है कि डायबिटीज़ तो नहीं है मरीज को जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा लेना है, चेस्ट एक्सरे करवा लेना है, ब्लड कल्चर करवा लेना है, हेड का जो है वो सीटी स्कैन करवा लेना है, थॉरेक्स का, एब्डोमेन का सीटी स्कैन करवा लेना है, ताकि आप जान सकें कि कहाँ से ये जो पैथोजेंस हैं वो दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कारण क्या है एक्चुअल में। ये जानने के लिए इतनी सारी डायग्नोसिस करानी होती है। MRI करवा सकते हैं दिमाग का, ठीक है। CSF एनालिसिस, लंबर पंक्चर के थ्रू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि पेट में, छाती में कहाँ क्या दिक्कत है जिसके कारण ये बीमारी जो है आपके दिमाग और मेरुदंड तक पहुँच चुकी है। अब आपको कुछ बातें ध्यान देनी है कि अगर ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो चांसेज होता है हर्निएशन का, ठीक है, हर्निएशन का चांस होगा। ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो सकता है। ब्लीडिंग डिजॉर्डर में क्या कि अगर आप ऐसा कुछ भी पंक्चर होता है, अंदर कुछ भी चोट लगता है या फिर कोई प्रोसीजर हो रहा है जिसमें कि मान के चलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, पीठ में एक सुई दी जाती है नीचे के रीजन को, दोनों पैरों को, कमर के रीजन को शून्य करने के लिए, उस टाइम में जहाँ ब्लड वेजल रप्चर किया तो समझिए कि अंदर आपका जो है गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो सकता है, खून जो है वहाँ जाके जमा हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप का सेलुलाइटिस हो सकता है, जहाँ पे लंबर पंक्चर किया जा रहा है, यानी लंबर रीजन में क्या होता है, लंबर पंक्चर किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे सेलुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मेनिंजाइटिस कितने टाइप के होते हैं, तो एक्यूट बैक्टीरियल, एक्यूट वायरल, मेलिग्नेंट, फंगल, ये सारे कुछ टाइप हैं, यानी कि जो पैथोजेंस हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है, तो उन्हीं के बेसिस पे प्रकार बना दिया गया, टाइप बना दिया गया है मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्टिंग का आखिर करते क्यों है, तो मेनली ये जानने के लिए कि कौन सा एजेंट जो है वो प्रभावित किया है, ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या फिर क्या दिक्कत है, एसेप्टिक प्रोसीजर के कारण हुआ है, यानी कि आप जो है पूरी तरीके से स्टेराइल तरीके से कोई प्रोसीजर नहीं किए हैं तो इन्फेक्शन हो गया है, तो कारण क्या है एक्चुअल में, ये पता लगाने के लिए भी CSF एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब आपका इसमें एक लाइन मैंने लिखा है कि हर्पीज इंसेफेलाइटिस, तो हर्पीज इंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि टेम्पोरल बोन में मान के चलिए कहीं से चोट लग गया है तो वहाँ के जो सिग्नल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वहाँ काम अच्छे से नहीं करता है, सिग्नल्स एबनॉर्मलिटी हो जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में एक तो आपके लक्षणों का इलाज किया जाता है और एक जो है एक्चुअल जो बीमारी पकड़ी गई है कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, आखिर क्या है, जो इन्फेक्शन होगा जिस तरह का उस तरीके का दवा चलेगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है, यानी लक्षण जो आ रहे हैं, जैसे उल्टी सा लग रहा है, शरीर में कमज़ोरी लग रही है, बुखार आ रहा है, झटके आ रहे हैं, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए उस लक्षण का ही तो इलाज करेंगे। बुखार आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, झटके आ रहे हैं तो एंटी एपिलेप्टिक्स दे देंगे, अगर इन्फ्लामेशन है तो स्टेरॉइड्स दे देंगे। और क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए सेरिब्रल डीकंजेसेंट्स दे सकते हैं जिसमें मैनिटोल, ग्लिसरॉल, एसीटाजोलामाइड, ये सब दवाएं हैं। एसीटाजोलामाइड, ग्लिसरॉल, मैनिटोल, ये सारी दवाइयाँ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, यानी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, वायरल है तो एसिक्लोविर देंगे, अगर टीबी के चलते हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस के चलते, तो एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट देते हैं। क्या, तो एंटी ट्यूबरक्यूलर या फिर एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, थेरेपी भी कह सकते हैं, यानी एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी, एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी, जैसे आप जो याद हो सके आप समझ लीजिए कि एंटीटी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है एंटी फंगल, यानी फंगल इन्फेक्शन होगा तो एंटी फंगल मेडिकेशंस चलेंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं। आई होप आप ये सब समझे होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे से क्वेश्चंस आना ही है, तो आप लोग सारे टॉपिक पढ़ लिया करिए।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो में समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसे ट्राई करूँगी फिर से रिपीट करने का। और राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए।